गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को अपना चैनल सूर्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप लोगों ने मेरे ऊपर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से अपना प्यार दिखला रहे हैं, वैसा ही प्यार बनाए हुए रहें, उसके लिए मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज का टॉपिक आप लोगों को लेकर हम आए हैं जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है एसएसटी का। आज जो मैं आप लोगों को एसएसटी के बारे में कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से उस क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछता है एसएसटी में कि बिहार में, देखिए बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। क्या पूछता है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, तो आपका ऑप्शन आएगा राजगीर। ठीक है ना। यहाँ पर एक मिनट और, बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, आपका ऑप्शन आता है राजगीर। याद कीजिएगा, र तो है और लास्ट में है ना रज्जु मार्ग। ठीक ना। ऑप्शन में बहुत सारा देखेगा तो दिखेगा कि यहाँ पर भी अगर र है तो लगा दीजिएगा राजगीर। र से रज्जु और र से राजगीर, दोनों ऑप्शन सही होता है। ठीक है ना। रज्जु मार्ग राजगीर में आपका है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो देखिए, ऐसे पूछता है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ, तो आपका वो जो हुआ था विकास, उसका जो विकास हुआ था वो मध्य युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? मध्य युग में हुआ था। इसका सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वो मध्य युग में हुआ था। और यहाँ पर आपको टिक लगाना होगा कि उसको कौन सा युग में होता है, तो वो युग हुआ था मध्य युग में, जिस समय सासाराम नगर का विकास हुआ था। एक और है आपका क्वेश्चन, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो देखिए, गोविंद सागर कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया गया। ये प्रकृति के द्वारा नहीं बना, खुद ब खुद नहीं बना है। इस जलाशय को बनाने के लिए मानव के द्वारा बनाया गया है, जो कि भाखड़ा नंगल बांध पर निर्मित है। भाखड़ा नंगल बांध पर यह बनाया गया है। कौन सा जलाशय है, जिसको हम लोग नाम है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। अगर पूछा जाएगा तो आपको भाखड़ा नंगल बांध पर। ठीक है। इसके लिए दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन में बिहार का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो याद रखिएगा कि अगर बाढ़ से अगर पूछा जाए कि क्षतिग्रस्त या प्रवण कौन होता है, तो आपका उत्तरी बिहार हो जाता है। और सूखा से बोलेगा तो दक्षिणी बिहार होता है। बिहार को दो पार्ट्स में, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार में बांट लीजिए। उत्तरी बिहार जो हमेशा, जैसे ही बरसात की समय आती होगी तो आप लोग सुनते हैं कि बिहार में हमेशा, उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप अपना दिखाता है। बाढ़ आने से क्षतिग्रस्त होता है, जैसे कोसी नदी, जिसको बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। उसके कारण बिहार के उत्तरी जो क्षेत्र है वो हमेशा बाढ़ से क्षतिग्रस्त होता है। और उसी का विपरीत अगर देखा जाए तो उत्तर का दक्षिणी भाग जो होता है वहां पर हमेशा सुखाड़ से ग्रसित है, सूखा क्षेत्र है। ठीक है। तो पूछा है कि आपसे क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो बिहार का सबसे सूखा प्रवण का को ऑप्शन लगाना है दक्षिणी बिहार। अब देखिए, सुनामी से संबंधित क्वेश्चन है। ये भी पूछता है कि सुनामी से संबंधित क्वेश्चन के बारे में आप बताइए। तो देखिए, सुनामी संबंधित है तो सुनामी कहाँ से उठता है? जब भी सुनामी या चक्रवात की बात होती है वो समुद्र से उठता है। तो आपका सुनामी किससे? तो आपका सुनामी समुद्र से। ठीक है। सुनामी कहाँ से आता है? तो सुनामी आपके समुद्र से आता है। ठीक है। सुनामी संबंधित है समुद्र से। सुनामी संबंधित है समुद्र से। एक और है कि मलबे के नीचे दबे गए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का विकास या उपयोग होता है, किसका यूज करते हैं? क्या कहता है? मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। देखिए, मलबे क्या है? जब सबसे पहले जब पृथ्वी पर भूकंप आना, चक्रवात आना, तो लोगों को देखते हैं आपात आता है। जैसे ही भूकंप आती है तो जान जितने भी एनिमल हैं या पेड़ पौधे हैं सब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं। तो अब हम पता कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का कैमरा होता है। उस कैमरा का नाम है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कैमरा के माध्यम से देखा जाता है कि कहाँ पर कौन सा पदार्थ, कौन सा एनिमल क्या दबा हुआ है। वो पृथ्वी का मतलब, मलबे का मतलब होता है पृथ्वी के नीचे दब जाना। उसके मलबे होना ये होता है आपका, जब भी होता है भूकंप से होता है, ज्वालामुखी आता है तो
दबे हुए पृथ्वी के नीचे दबे हुए पदार्थों को, दबे हुए वस्तुओं को, जिसमें एनिमल को किसी के बारे में जो पृथ्वी के नीचे दब गए हैं, उसके नॉर्मल कैमरा से नहीं होता। उसके लिए कैमरा एक है, उस कैमरा का नाम है इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा के माध्यम से आप पृथ्वी से नीचे दबे हुए पदार्थों का पता लगाते हैं, या उसी को कहा है कि मलबे से नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का विकास किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका इंफ्रारेड कैमरा आंसर होगा। कोई दिक्कत? आगे देखा जाए इधर कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड है क्या, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि ऑपरेशन फ्लड है क्या। तो ऑपरेशन फ्लड जो हुआ था, सबसे पहले आप सोचे भी नहीं होंगे, और उससे अत्यधिक मात्रा में दूध का विकास हो जाना, दूध का डेवलपमेंट हो जाना, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में होता था डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास, और डेयरी जो है से दूध से संबंधित है, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग सभी जानते हो कि डेयरी में जाते होंगे दूध खरीदने के लिए, तो वहाँ क्या मिलता है, ऑपरेशन फ्लड। क्या हुआ कि ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है कि दूध का अत्यधिक उत्पादन हो जाना, अत्यधिक उत्पादन होना, स्रोत से ज्यादा उत्पादन हो जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड होता है। जैसे एक चीज और पॉपुलर क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि हरित क्रांति क्या था, तो हरित क्रांति सबसे पहले गेहूं में हुआ था, गेहूं खिलाता। उसका क्वेश्चन है कि हरित क्रांति हुआ कैसे, तो लोगों ने अपने उत्पादन तो करते ही रहते थे, जो भी लगाते थे उत्पादन करते थे, लेकिन वो सोचते नहीं थे कि इतना से ज़्यादा हमको होगा। वो अनुमान लगाएं कि जो भी हो इतना, उससे उनके अनुमान से अत्यधिक उत्पादन हो गया, तो वो हरित ला दिया, ठीक ना, तो उसको हरित क्रांति की। तो जब दूध के उत्पादन अधिक बढ़ जाता है तो ऑपरेशन फ्लड होता है, जिसको डेयरी विकास कहते हैं। आप लोग ये ऑपरेशन फ्लड जैसे ही कहेगा तो डेयरी विकास आप उसका आंसर बनाएंगे। आगे क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। कौन सी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका जो आपका बना था वो 1935 ईस्वी बना था। यहाँ पर का स्थापना ही पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है। अगर पूछ दिया कहाँ है तो ये मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कहाँ है तो मुंबई में बताना होगा। अगर बोलेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है तो इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में। बैंकों का बैंक, भारतीय बैंक जितने भी जिसमें हेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण करने के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जैसे ही जर्मनी में एकीकरण का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि एकीकरण क्या किया जाता है। एकीकरण करने का मतलब जर्मनी को एकता करना चाहता था। जर्मनी जो हमारा जो देश था वो विखंडित हुआ था, सब टूटे हुए थे, ठीक ना, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्य में वो बिखरे हुए था। तो वहाँ को एक करने के लिए, एकीकरण, एक सूत्र में बांधने के लिए, एक देश बनाने के लिए, एक उस लोगों में एकता लाने के लिए कौन कदम उठाए थे, तो उसके लिए सबसे उत्तरदायी जो थे वो बिस्मार्क को माना जाता है, ठीक ना। बिस्मार्क जो थे उनका एकीकरण करने के लिए उत्तरदायी माना। आगे क्वेश्चन आता है, फ्रैंक फ्रंट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंक फ्रंट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो आपका इसका आंसर आएगा कि फ्रैंक फ्रंट की संधि जो हुई थी वो आपका हुआ था 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में आपका फ्रैंक फ्रंट की संधि हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है जो हम लेकर आए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, ठीक है ना। ये 1942 ईस्वी में दिया गया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन चले थे। तो ये करो या मरो का नारा आया था, ठीक ना। और करो और मरो का नारा किसने दिया था, तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने। चाहे डू एंड डाई, चाहे तो उसके लिए करिए या मरिए। तो ये भारत छोड़ने की बात जब आई थी तो भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य रूप से भूमिका निकाले थे कि चाहे तो हम करेंगे ना तो उसके लिए मर जाएंगे। तो करो या मरो का नारा जो देने वाले थे वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा बन गया था कि आप लोग करो या मरो। तो इसके लिए है, इसके लिए अगर क्वेश्चन इसी तरह से बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो आपको बताना होगा कि करो या मरो, करो या मरो का नारा। अब है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों, ठीक ना, उसके बाइबल, ठीक ना, एक पुस्तकालय बाइबल जो मेन ग्रंथ के रूप में अगर कहा जाए बाइबल कौन है, तो आपके उसके लिए आएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल जो थे वह थे समाजवादियों के बाइबल थे, समाजवादियों के बाइबल थे। अब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी।
1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुआ। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ठीक है ना। तो ये देखिए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले चलाने के लिए वो बिहार में आए थे और बिहार के चंपारण में किए थे, जिससे इससे जुड़े हुए किसानों का आंदोलन था। किसान के प्रति, किसान की समस्या को सुनने के लिए सबसे पहले अगर आता है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे। ये चंपारण बिहार में है, जो चलाया गया था किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और क्या किए थे कि इसमें किसानों की समस्या को समझने के लिए, जो किसानों के साथ समस्याएं थी उसका निदान करने के लिए, उनकी समस्या को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत के बिहार राज्य में आए थे और यहीं से सत्याग्रह का पहला प्रयोग हुआ। ठीक है ना। उसका आंसर आता है आपका चंपारण। ठीक है, इसी के साथ चंपारण में अब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चनों के जो बता रहे हैं, इसको पर फोकस कीजिए और कुछ क्वेश्चन बताएंगे। और इस चैनल को आप लोग जितना से जितना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।